द कार्गो शो के आज के एपिसोड में बात होगी ईवी इंडिया एक्सपो के बारे में, किया कारेंस क्लाविस के बारे में। उसका एक डिटेल रिव्यू मिलेगा आपको, टिप्स एंड ट्रिक्स। साथ ही आपके साथ शेयर करूंगा लेटेस्ट न्यूज, आखिर क्या हो रहा है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और जीएसटी के साथ क्या चेंजेस आए हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आज कार्गो शो। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट के साथ, जो कि है लेटेस्ट न्यूज। बढ़ते हैं न्यूज सेक्शन की तरफ। BMW अपनी मिनी के जॉन कूपर वर्क कंट्रीमैन ऑल 4 एडिशन को 22 सितंबर से बुकिंग ओपन कर रहा है और इसे अक्टूबर में किसी भी समय लॉन्च किया जा सकता है। अगली खबर मारुति सुजुकी, जिसने सबसे लास्ट में अपने जीएसटी इफेक्ट शेयर किए हैं और इन इफेक्ट के साथ कुछ बदलाव आ गए हैं। हुआ यह है कि डिस्काउंट और जीएसटी बेनिफिट दोनों को क्लब करके प्राइस दे दी गई है। नतीजा यह हुआ कि मारुति एस्प्रेसो अब इंडिया की सबसे सस्ती कार बन गई है आल्टो को पछाड़कर। आपको जीएसटी बेनिफिट की पूरी डिटेल चाहिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और रीड कर लीजिए। बड़ी खबर टाटा मोटर्स की तरफ से। टाटा मोटर्स की अल्ट्रोज अब नए फेसलिफ्ट अवतार में भी 5 स्टार भारत अनकैप रेटिंग पा चुकी है और ये 5 स्टार काफी अच्छी रेटिंग है एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट दोनों के लिए। बड़ी खबर मारुति सुजुकी की नई नवेली लॉन्च की हुई इंडिया की सबसे बेहतरीन सेफेस्ट कार कही जाने वाली विक्टोरस, जिसे भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप दोनों से ही 5 स्टार क्लस्टर रेटिंग मिली है, उसकी प्राइसिंग अनाउंस हो गई है। नई प्राइसिंग के अनुसार 10,49,000 रुपीज से यह शुरू हो रही है। सीएनजी, पेट्रोल, ऑल व्हील ड्राइव, ऑटोमेटिक और हाइब्रिड अवतार के साथ आ रही है और इसकी टॉप एंड की प्राइस इस समय 19,99,000 रुपीज हो गई है। अगली खबर आ रही है BMW तरफ से। BMW ने भी जीएसटी के सारे बेनिफिट पास ऑन किए हैं। अब 1,60,000 से लेकर 14 लाख रुपीज प्राइसिंग कम हो गई है उसके सभी कारों के ऊपर। अगली खबर टायर इंडस्ट्री से। जेके, एमआरएफ, सीएट सभी ने 10% प्राइसिंग डाउन कर दी है अपने टायर्स की। नतीजा इंडियन कंज्यूमर्स को जिनको टायर बदलने की जरूरत है उनके लिए यह एक अच्छा ऑप्शन बन गई है। हाँ, ये प्राइसिंग 22 सितंबर से लागू होगी। इंटरनेशनल बड़ी खबर लास्ट में। हाँ, यहाँ पर टाइम्स ने अपनी टॉप 1000 कंपनीज की लिस्ट जारी कर दी है। वियतनाम की विन ग्रुप 817 रैंक सिक्योर करने में सफल रही है। ये थी कार्गो शो की न्यूज सेक्शन। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। आइए आपको लेके चलता हूं ईवी इंडिया एक्सपो। ईवी इंडिया एक्सपो के अगर विजिट पे आए तो आपको कुछ यहाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एंटर करते हमें पता चलता है कि भारतीय ईवी बाजार किस ढंग से काम कर रहा है। शुरुआत में पहले स्टॉल जो सुंडक ब्रांड्स की तरफ से है, सोलर सॉल्यूशन, इन्होंने एक चाइनीज़ कार लगाई है जो लो कॉस्ट कार है और ये चाइनीज़ बैटरीज हैं, सब कुछ पूरा प्रोडक्ट ही वहीं से मैन्युफैक्चर होके आया है। इन्होंने बस यहाँ पर सिर्फ अपना ब्रांडिंग दी है ईवीएस, बाकी कुछ भी नहीं। एलईडी लाइटिंग है, नॉर्मल बॉडी है, मेटल बॉडी के साथ में है, 13 इंच के व्हील्स हैं, भीतर 4 लोगों के बैठने की जगह है, बिल्कुल 4 डोर व्हीकल है, हालांकि ऊपर ग्लास रूफ प्रोवाइड की गई है। भीतर मैं बैठ के देख चुका हूँ, जगह की कमी है, साइड शोल्डर्स वगैरह काफ़ी रब करते हैं ए प्लस से बी प्लस से साथ में। और पीछे भी अगर आप देखें तो यहाँ बूट पे भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। आपको यहाँ पर बैटरी पैक दे रखा गया है, ये रेडीमेड बैटरी पैक्स हैं जो एक साथ कंबाइन करके इस कार को पावर करते हैं और बस इतनी ही जगह है, इसके अलावा जगह नहीं है। आप इसके ऊपर कोई सामान नहीं रख सकते हैं। पीछे की सीट्स भी बहुत फिंजी, बहुत सॉफ्ट सी हैं, इन पर 2 लोग बैठ सकते हैं। नॉर्मल बिल्ट के ज़्यादा जगह यहाँ पर भी नहीं मौजूद है। कंपनी का कहना है कि वह इस गाड़ी के थ्रू लगभग 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन कर सकती है और 250 किलोमीटर की रेंज दे सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इन बैटरीज के साथ में किसी भी हालत में 100 किलोमीटर की रेंज भी पॉसिबल होगी। चार्जिंग की बात आए तो यहाँ पर आपको सिडिस्को टाइप 2 दे रखा गया है। ये एक्चुअल में सीसे टाइप 2 से थोड़ा डिफरेंट होता है, इंडिया में नॉर्मली नहीं चल रहे हैं और ये एक अलग तरह का चार्जिंग सेटअप है। चाइना में ही चलता है, इंडिया में नहीं। लेकिन इन चार्जर्स की खासियत क्या है, ये नॉर्मल चार्जर्स है, बहुत फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते हैं और नॉर्मल बैटरीज के लिए यूज किए जाते हैं। इंडियन मार्केट में शुरुआत में ही आपको कुछ थोड़ा सा आपको वक्त मिला था जब ये चार्जर्स आए थे कुछ कारों में,
लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने नए नियम बना दिए और उसके बाद अब CCS टाइप 2 चार्जर ही उपलब्ध है इस गाड़ियों के साथ में। ये गाड़ी इसीलिए रोड इलीगल नहीं हो सकती है। इंटीरियर में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जगह नहीं है। जब मैं इसे फुल्ली बैक करता हूँ तब ये जाकर इतनी जगह बनती है कि मेरे पैर जो 5 फुट 10 इंच का है वो एक्चुअल में एक्सीलेटर और पैडल तक पहुँच पा रहे हैं, और यहाँ पर कोई ऐसा भी स्पेस नहीं है। एक्चुअल में ये पैर टिकाने की भी कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से बहुत अनकंफर्टेबल होगी ड्राइविंग। एक चीज़ और नोटिस की है, बी पिलर मेरे शोल्डर से रब कर रहा है, जिसका अगर मैं इसे पकड़ता हूँ तो ये बी पिलर मेरे शोल्डर से रब कर रहा है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा या बहुत बल्कियर नहीं हूँ फिर भी, क्योंकि एक्चुअल में बहुत ही कॉम्पैक्ट है ये गाड़ी। और यहाँ पर आपको एक छोटा लगभग 8.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, हालांकि बहुत लैगी है। देखिए, आपको देखें कि काफ़ी देर बाद ये एक्टिव हो रहा है, और ठीक है, जिस तरह की कीमत हो सकती है इसकी उस हिसाब से सही है। यहाँ एसी के लिए फ़ैन मौजूद है, यहाँ पर जो फ़ैन है एक्चुअल में एसी नहीं है ये। और इधर आपको ड्राइव सेलेक्टर मिलता है, जिसमें कि रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, इस तरह के ऑप्शंस इसमें दे रखे गए हैं। और इवन एस करके एक स्पोर्ट ऑप्शन भी दे रखा गया है। और सामने एक छोटा सा डिस्प्ले है, जो कि नॉर्मली हमने स्कूटर्स में देखे हैं। ये लगभग एक तरह का ई रिक्शा कह सकते हैं। कोई एयरबैग जैसी सेफ्टी फीचर्स मौजूद नहीं है, कोई क्वाड्रा साइकिल जैसा ही सेटअप मौजूद है, और ये कम्प्लीटली बिल्ट चाइना से ही होके आई है, इंडिया में बिल्ट नहीं हुई है। काफ़ी फेंसी है, इसीलिए शायद इंडियन मार्केट में इसके लिए कोई रास्ता आसान नहीं होगा। हम इंडियंस थोड़ा फैंसी और थोड़ा बेटर प्रोडक्ट डिजर्व करते हैं। हाँ, एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, इस गाड़ी के साथ आपको जो बैटरी पैक दिया जा रहा है वो अभी जो मौजूद इन्होंने दिखाया है वो है जेल बेस्ड लेड एसिड बैटरीज के साथ में। ये लिथियम आयन बेस्ड या लिथियम फॉस्फेट या निकल मैग्नीशियम कैडमियम बैटरी बेस्ड नहीं है, और शायद यही रीजन है कि इसकी नॉर्मल लाइफ 2-3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती है बैटरीज की। यहाँ पर मल्टीपल ब्रांड्स जो लगभग एक जैसे ही स्कूटर्स चाइना से लेकर आए हैं, उन पर अपनी बैजिंग की गई है। यहाँ पर जैसे ये EVS सोनेट की बैजिंग है, वैसे ही सिमिलर यहाँ पर बैजिंग आपको मिल जाती है। ये भी सिमिलर उसी तरह के स्कूटर्स हैं। ये नॉर्मली इनकी कीमत लगभग 35,000 रुपये से लेकर 50-55,000 रुपये के बीच में है विद बैटरी पैक, और जो कि लगभग आपको 50 से 60 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं सिंगल चार्ज में, जिन्हें आप घर पर चार्ज कर सकते हैं नॉर्मल प्लग पोर्ट्स पर लगाकर। इनके अलावा एडिशनल बैटरी स्वैपल का ऑप्शन इनके साथ नहीं दिया गया है। ये कॉस्ट कम रखने का सबसे अच्छा तरीका है, और चाइनीज मार्केट इस मामले में बहुत मशहूर है। काश इंडिया में भी इस तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते और उनकी कॉस्टिंग भी कम होती, थोड़ा बेटर क्वालिटी में मिलते, तो हम इंडियंस के लिए ज़्यादा यूजफुल और ज़्यादा भरोसेमंद बन पाते। अभी तक ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि ईवी मार्केट में कभी भी ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट नहीं आए जो रिलायबल ज़्यादा हो और सही प्राइस में हो। ये सब लो कॉस्ट ईवी करा रही है टू व्हीलर्स के। अब मैं आया हूँ एस चार्ज के स्टॉल पर। यहाँ पर इन्होंने कंपनी ने डिस्प्ले किया है किस तरह से पानी के होने के बावजूद भी उनके चार्जर्स काम करते रहते हैं, यानी कि बारिश में भी वह चार्जर अगर भीग रहे हैं तब भी आप उनके साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बड़े चार्जर, कुछ होम चार्जर्स भी दिखाए गए, या AC चार्जर्स दे रखे गए 11 किलोवाट का। इधर आपको 60 किलोवाट आवर का नॉर्मल चार्जर सेटअप, जो कि आजकल फास्ट चार्जिंग के लिए बहुत कॉमन है, कंपनी ने वो भी डिस्प्ले किए हैं। कुछ एक और चार्जर्स डिस्प्ले किए हैं जो आप अपनी शॉप वगैरह पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आया हूँ पॉम पावर के स्टॉल पर। यहाँ पर इन्होंने 7 किलोवाट के EV चार्जर्स दिखाए हैं, जो कि डोमेस्टिक भी आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा अपनी शॉप पे लगा सकते हैं। इवन 11 किलोवाट का भी AC चार्जर्स हैं। ये सारे AC चार्जर हैं CCS टाइप 2 के साथ में। ये 22 किलोवाट जो कि 3 फेस के साथ आता है, ये वो चार्जर्स है। और इस चार्जर के साथ अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम अपनी नेक्सॉन को लगभग 2 से 2.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं, जबकि ये AC नॉर्मल चार्जर्स है। ये फास्ट चार्जर कैटेगरी में नहीं आता। फास्ट चार्जर की बात आए तो पॉम पावर्स के पास एक खास तरह का फास्ट चार्जर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जब फास्ट चार्जिंग की बात आती है तो कंपनी 180 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर प्रोवाइड कर रही है। इंडियन कारों में नॉर्मली हमने 80, 100, 120, 140 किलोवाट चार्जिंग सपोर्ट देखा गया। अगर उस हिसाब से कहा जाए तो ये एक फास्ट चार्जिंग है, और ख़ास तौर से B6, 9e है या EV, BYD की कार्स, मर्सिडीज, BMW, ऑडी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये चार्जर्स सूटेबल रहते हैं, जो कि आपको हाईवे पे अगर लगाया जाए तो आप लगभग 20 मिनट में 9e को चार्ज कर पाएंगे 10% से लेकर 80% के बीच में। है ना कमाल के चार्जर्स। ऐसे ही चार्जर्स की इंडिया को जरूरत है। ईवी इंडिया एक्सपो पे हम BYD के स्टॉल पे आए, जहाँ पर BYD ने शोकेस की है अपनी BYD Atto 3, और उस तरफ लगी हुई है BYD Max 7, और ये 7 सीटर है, जिसका हम रिव्यू आपके साथ शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी चैनल पर, और आपने देखा भी होगा।
काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी हैं और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट भी है। ओवरऑल बहुत अच्छी रेंज के साथ आता है। इंडियन 7 सीटर अगर आपको ईवी चाहिए तो ये ऑप्शन रियली बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आपको 450 किलोमीटर से ऊपर की रेंज प्रोवाइड करता है। चूँकि मैं इन कारों का रिव्यू कर चुका हूँ तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन एक झलक आप देख लीजिए कैसी लग रही है यहाँ पर। बैटरी टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आए हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ ड्राइव वोल्ट के स्टॉल पर, जिन्होंने अपनी अल्ट्रा लिथियम बैटरीज शोकेस की हैं। ये नॉर्मली बैटरीज चाहे आप इन्हें ईवी में यूज़ कर सकते हैं या होम पावर स्टोरेज के तौर पर यूज किया जा सकता है। और ये छोटे छोटे सेल से बनाई जाती हैं, जैसे कि ये सेल है, इनसे बनती हैं ये। और ये भी लिथियम आयन बेस सेलेक्ट का सेल है। इनमें बड़े सेल्स भी आते हैं जो कि लगभग 48 वाट आवर्स के सेल हैं। ये 15,000 mAh बैटरीज के सेल के साथ है। इनको कंबाइंड करके सेल बनाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल स्टोरेज पर्पज से किया जा रहा है। इवन इनके पास कई और भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि वाटरप्रूफ कैटेगरी के हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो ठीक कैमरे के पीछे की तरफ आते हैं। यहाँ पर कंपनी ने पानी के भीतर अपनी बैटरी को रख कर दिखाया है कि इनकी बैटरी कितनी वाटरप्रूफ है। और ये बैटरी ये बताता है कि बैटरीज के लिए अभी भी इंडिया में मार्केट उतना भरोसेमंद नहीं हुआ। हालांकि कंपनी डिमोस्ट्रेट करके बता रही कि उनकी बैटरी कितनी रिलायबल है और पानी में भी किस तरह से वर्क कर रही है। और ये बैटरी काम कर रही है। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो इस साइड एक मोटर लगी हुई है जो प्रॉपर प्ले भी हो रही है। एक और स्टॉल जिसका नाम है ऊर्जा केंद्र, इस पर आया हूँ। यहाँ भी वही प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी चाइना से इम्पोर्ट किए गए हैं। इन्होंने अपनी बैजिंग यहाँ पर लगा रखी है, बिल्कुल यहाँ पर भी। और ये लगभग सिमिलर ही प्रोडक्ट है जो मैंने आपको बताया है कि 35,000 रुपीज़ कॉस्ट से लेकर 45 प्राइस की रेंज में आते हैं। और यही कोई लगभग 50 से लेकर 80 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल ड्राइविंग कंडीशन में। हाँ, इनकी टॉप स्पीड अलग अलग ढंग से है, जो कि RTO रजिस्टर्ड है। उनकी टॉप स्पीड लगभग 55 से 60 किलोमीटर पर आवर की है। और जो नॉन अप्रूवल वाले हैं वो सब 25 किलोमीटर पर आवर से कम की स्पीड के साथ चलते हैं। ईवी इंडिया एक्सपो पर अगर हमें कुछ देखने को नया मिला तो वो थी तरह तरह के बैटरी पैक सिस्टम, जिनमें कि कंपनी ने अलग अलग ढंग से दिखाने की कोशिश की कि उनकी बैटरीज कितनी रिलायबल है। ये सारी बैटरीज जो तैयार की गई हैं ये चाइनीज सेल के साथ ही डिजाइन की हुई बैटरीज है। इंडिया में जितने भी ये स्कूटर्स यहाँ पर एक्सपो में दिखाए जा रहे हैं उनमें से मैक्सिमम स्कूटर्स यानी 99% स्कूटर्स मेड इन चाइना है। उन्हें यहाँ पर सिर्फ रीबैजिंग की जा रही है, इवन असेंबल भी नहीं किया जा रहा है। ये एक माइनस पॉइंट। मैं चाहता था इंडिया शुरुआत से डेवलप हो, और शायद इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था। अगर आपसे मिस हो गया हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। हाँ, कुछ एक ब्रांड्स ने कुछ नई इनोवेट चीज़ दिखाने की कोशिश की। BYD ने अपनी बेहतरीन वर्ल्ड क्लास कार यहाँ पर शोकेस की हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ भी यूनिक, नया और इनोवेटिव देखने को नहीं मिला सिवाय चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के। इवन यहाँ पर कई ऐसे ब्रांड्स ने अपने स्टॉल लगाए हैं जो कि घर पर आप अपना चार्जर खुद बना सकते हैं। यानी बहुत अच्छा सेटअप है कि आप सारे इक्विपमेंट पार्ट्स लीजिए, उनको कंबाइन कीजिए, अपनी बैजिंग से अपना ब्रांड बनाकर उन चार्जर्स को सेल भी कर सकते हैं। हाँ, वो जरूर यहाँ पर मुझे कुछ नया देखने को मिला, और वो सारे पार्ट्स इंडिया में असेंबल्ड हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इनके अलावा अफसोस की बात कि मुझे कुछ नया यहाँ देखने को नहीं मिला। मैं आया हूँ गौड़ा के स्टॉल पर। यहाँ पर भी आपको तरह तरह के स्कूटर्स देखने को मिलेंगे। ये लगभग सब उसी तरह के स्कूटर्स हैं जो चाइना से इंपोर्ट किए गए। इन पर अपनी बैजिंग का इस्तेमाल किया गया है और तरह तरह के डिज़ाइन है। ये सारे डिज़ाइन जो कि हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। आपको यही सेम डिज़ाइन इस स्टॉल पे मिलेगा, यही सेम डिज़ाइन आपको दूसरे स्टॉल पे मिलेगा। इवन ये BMW ग्रिल थोड़ा सा मज़ेदार है देखना इसको, और इसी तरह के लगभग सभी के साथ व्हीकल है। और इवन नाम भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसी के फिल्मों के नाम पर हैं, किसी पे फिल्म स्टार्स के नाम पर है, कोई हॉलीवुड फिल्म स्टार, कोई चाइनीज स्टार्स के नाम पर दिए गए स्कूटर्स है। आइए एक और स्टॉल चले। ब्रांड DNA इन्होंने शोकेस किया है बैटरी असेंबलिंग लाइन, जहाँ पर आपको सुबह से सेल इनको पिक करते हैं ऑटोमेटेड मशीनों द्वारा, इनको असेंबली लाइन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर उनकी लाइनिंग का काम किया जाता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक मशीनों से वेल्डिंग का काम स्टार्ट होता है। यहाँ पर उनको लाइनिंग स्टार्ट की जाती है, एक एक पैक बनाए जाते हैं, फिर उन पैक को आपस में कंबाइन किया जाता है। कंबाइन करने के बाद वो यहाँ पर आकर इनकी टेस्टिंग स्टार्ट होती है और लास्ट में यह बनकर रेडी हो जाते हैं, जो कारों में, टू व्हीलर्स में बनाए जाते हैं। ये एक ऑटोमेटिक असेंबली लाइन है जिसमें कि सेल से लेकर सीधा पूरा बैटरी पैक तैयार करने का सेटअप दिखाया गया है। अब बात टिप्स की। E20 के आने के बाद चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, सभी का एवरेज डाउन हुआ है। किसी ने 5% तो किसी ने 20% तक की कंप्लेंट की है। सरकार को बदलना या उसके डिसीजन को बदलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अपनी आदतों को बदलते समय
इनसे बचाव कर सकते हैं। कुछ आदतों में इंपॉर्टेंट, कार का आरपीएम मेंटेन रखें ताकि आप 10 से 12% फ्यूल इफिशिएंसी पा सकें। स्पार्क प्लग क्लीन रखें और इंजेक्टर को भी क्लीन रखें, जिससे आप 2 से 5% बचत कर पाएंगे और ज़्यादा। अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए कि कैसे अपनी कार की फ्यूल इफिशिएंसी को 20% तक इंक्रीज कर सकते हैं, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके कार गुरु का लेटेस्ट वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कैसे अपनी बाइक और कार को मेंटेन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज पा सकते हैं, चाहे E20 कितना ही क्यों ना परेशान कर ले। बढ़े अगले सेक्शन की तरफ। जीएसटी के बाद जब किया कारेंस क्लाविस की कीमत 40,000 रुपीज़ से लेकर 55,000 रुपीज़ के बीच में कम हो गई है, तब यह गाड़ी क्या रियली वैल्यू फॉर मनी बनी है? चलो ध्यान से समझते हैं। पहले लुक्स पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं DRLs, नीचे आपको LED हेडलैम्प मिलते हैं। हालांकि ये LED है लेकिन फिर भी नाइट में उतनी अच्छी रोशनी नहीं दे पाते। यहाँ ADAS के लिए रडार छुपा हुआ है, ऊपर कैमरा मौजूद है, लेन कीप के लिए और रेंज सेंसर, वाइपर भी मौजूद है। लुक्स थोड़ा नया है, नई डिजाइन के साथ आया है और यही आज किया कि नई डिजाइन फिलॉसफी भी है। आइए आपको साइड से दिखाता हूँ। साइड में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं 215/55 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ, 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, नॉर्मल डोर, इस पर रिक्वेस्ट सेंसर मौजूद है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर और नीचे कैमरा भी मौजूद है ORVM में, और इसी में मौजूद है ब्लाइंड स्पॉट वाले ब्लिंकर्स। ग्लास एरिया बड़ा है और यह ग्लास रियली काफ़ी बड़ा है। पीछे कर्टन भी मौजूद है, रूफ रेल, और ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ का भी ऑप्शन मिलता है। सी पिलर में भी ग्लास मौजूद है। रियर से क्लाविस काफ़ी अच्छी दिखती है। कनेक्टिंग टेल लैंप मिलती है असेंबली में, ऊपर शार्क फिन एंटीना, वाइपर, डिफॉगर, ये सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं। पीछे कैमरा भी मौजूद है और पार्किंग सेंसर्स भी उपलब्ध है। ओवरऑल देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो आपको एक रीजनेबल साइज़ का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें कि आप 2 चेक इन साइज़ सूटकेस रख सकते हैं, लेकिन वो छोटी साइज़ के ही होने चाहिए। बड़ी साइज़ के सूटकेस रखने की जगह यहाँ पर एक्चुअली मौजूद नहीं। हाँ, आप 2 डफल बैग जरूर कैरी कर सकते हैं। थोड़ी सी जगह और होती तो मज़ा आ जाता है। पावर हाउस की बात की जाए तो कारेंस क्लाविस में आपको मिलता है 1.5 लीटर का GDI इंजन, जो प्रोवाइड करता है 160 PS की पावर, 253 Nm टॉर्क के साथ, 6 स्पीड मैनुअल, और यह 7 स्पीड DCT के साथ आता है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो शुरुआती टर्बो किक इन होने तक यह टर्बो लैग देता है, जिसकी वजह से चलाने में उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन जैसे टर्बो किक इन होता है परफॉर्मेंस जोरदार प्रोवाइड करता है। किया कारेंस क्लाविस 1.5 GDI इंजन की सबसे बड़ी अच्छाई है कि इसके पास पावर बहुत ज़बरदस्त है, टॉर्क जोरदार है, मगर एक माइनस पॉइंट है। सिटी ड्राइविंग में जब आपका RPM कम रहता है तो यह पावर में स्ट्रगल करती है थोड़ा सा, जो थोड़ा चुभता है। यानी उस कंडीशन में आपको दिक्कत होगी सिटी ड्राइविंग में मामले में। हाँ, लेकिन हाईवे पे बड़ा जोरदार है। विजिबिलिटी अच्छी है, नो कंप्रोमाइज़। राइड क्वालिटी थोड़ी बेटर होनी चाहिए थी, मैं इसे 6 मार्क्स ही दूंगा, जबकि इसकी हैंडलिंग काफ़ी ठीक है। इतनी बड़ी साइज की गाड़ी होने के बावजूद भी हैंडलिंग को लेकर उतनी शिकायतें मुझे नहीं है। सीट कंफर्ट ठीक है, इस पे वेंटिलेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। बड़ा 10.25 इंच का स्क्रीन, काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी लगभग कॉकपिट जैसा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। ADAS के सारे फीचर्स भी आपको इसके साथ मिल जाते हैं और जो अच्छा काम भी करते हैं। अब बात कर लें सेकंड रो के बारे में। रियर सीट की बात की जाए तो अच्छा खासा नी रूम है, अच्छा लेग रूम भी मिल जाता है आपको। एयर प्योरीफायर थोड़ी सी जगह घेरता है, अगर आप इस सीट को आगे करेंगे तो आपको ये पैर के पास बिल्कुल छूने लगता है, जो थोड़ा चुभता है। हालांकि एयर प्योरीफायर काम अच्छा करता है और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मगर जिन एरिया में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो या पॉल्यूशन ना हो, आप बगैर इसकी जगह वाला लेंगे तो आपको थोड़ा स्पेस अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर 2 Type-C USB पोर्ट मिलते हैं, पीछे के कंट्रोल्स मिल जाते हैं AC के, और जगह काफ़ी अच्छी है। और चूँकि यह 6 सीटर वजन है तो यहाँ से आपको पिछली सीट जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड रो की अगर स्पेस की बात की जाए तो अच्छा स्पेस मिल जाता है, काफ़ी जगह है। इस सीट को मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन पर रखा, जिस पे आपको दिखाया था, मैंने कोई चेंज नहीं किया है। उसके बावजूद भी यहाँ जगह की कोई कमी नहीं है, आप इस सीट पर बैठकर अच्छी जर्नी कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसे थोड़ा रिक्लाइन कर दिया है ताकि और ज़्यादा आरामदायक
जर्नी हो जाए। अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठीक है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। ओवरऑल ये सीट ऐसी है जिस पर एडल्ट और किड्स दोनों ही एंजॉय कर सकेंगे। हाँ, यहाँ पर आपको टाइप सी यूएसबी पोर्ट, मोबाइल रखने की जगह है, इसके अलावा बॉटल होल्डर भी मौजूद है और पीछे आपको डेडिकेटेड एसी वेंट भी दे रखे गए हैं जो कि कंट्रोल के साथ में आते हैं। सेफ्टी में 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ADAS लेवल 2, कुछ इन्होंने थोड़ा और चेंजेस किया है बॉडी स्ट्रेंथ में। और ओवरऑल कंपनी का कहना है कि अब यह गाड़ी पहले से ज़्यादा सेफ हो गई है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात आए तो सिटी में आपको लगभग 9 और 10 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज प्रोवाइड करता है और हाईवे पे यह गाड़ी आसानी से आपको 15 to 17 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है। अगर आप 7 लोगों के साथ फुल लोड पे चलते हैं और 100 की स्पीड से अबव चलाते हैं तो यह फ्यूल एफिशिएंसी घटकर केवल 14-15 किलोमीटर पर लीटर रह जाती है। बढ़े अब अपने अगले सेक्शन की तरफ। द कार्गो शो का यह एपिसोड आपको कैसा लगा? आपको इसका कौन सा हिस्सा ज्यादा पसंद आया? क्या ईवी एक्सपो की शायर या फिर किया कारेंस क्लाविस का एक डिटेल्ड रिव्यू, या आपको पसंद आई लेटेस्ट न्यूज जिसके साथ आपको जीएसटी की भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करने में किस बात का संकोच, और नहीं पसंद आए डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं, लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार्गो शो को।